आज के ज़माने में किसी भी बीमारी के बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए हो या फिर किसी सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, उसे गैदर करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप गूगल पे, चैट जीपीटी से या ग्रोक के थ्रू आप बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं, लेकिन उसमें से कौन सी नॉलेज आपके लिए ठीक है या नहीं, इसको कहना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको किसी ना किसी डॉक्टर से आपको ज़रूर कंसल्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे पेशेंट्स जिनके हिप जॉइंट ख़राब हो जाते हैं, वो हमारे पास आके पूछते हैं, सर हमें तो एंटीरियर हिप रिप्लेसमेंट ही करवाना है, हमने इसके बारे में बहुत पढ़ा है या फिर हमने वीडियोस देखी हैं, अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देखी हैं, या फिर पोस्टीरियर अप्रोच और एंटीरियर अप्रोच में से कौन सी अप्रोच ठीक रहेगी, ये सवाल हमसे लोग आके पूछते हैं ओपीडीज़ में। तो मैं इसके बारे में एक क्लियर गाइडलाइंस आपको बताऊंगा कि दोनों अप्रोचेस में से कौन सी अप्रोच ठीक रहेगी आपके केस के लिए। एक्चुअल में दोनों ही अप्रोचेस बहुत अच्छी अप्रोचेस हैं और दोनों ही ठीक अप्रोचेस हैं। दोनों में से कोई भी अप्रोच से हिप रिप्लेसमेंट किया जा सकता है, लेकिन कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहाँ पे हम एंटीरियर अप्रोच बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते, या फिर कुछ अप्रोचेस में हमें पोस्टीरियर अप्रोच को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। इस बारे में हम थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर तुषार आनंद। मैं एक हिप और नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ मेरठ में, और आज मैं बात करूँगा कि हिप रिप्लेसमेंट में एंटीरियर और पोस्टीरियर अप्रोचेस दोनों में क्या डिफरेंस है, इन्हें किस तरह से किया जाता है। टोटल हिप रिप्लेसमेंट एक सबसे सक्सेसफुल सर्जरी रही है आज तक, जो कि ऑर्थोपेडिक्स में इनोवेट की गई है। इस सर्जरी में जो हिप जॉइंट का डैमेज्ड पार्ट होता है, जो डैमेज्ड कार्टिलेज होता है, उसको रिमूव किया जाता है एसिटाबुलम से और फीमर की हेड से। उसको निकालने के बाद में फीमर हेड रिप्लेस किया जाता है या तो मेटेलिक या फिर सिरेमिक टाइप ऑफ हेड से, और एसिटाबुलम को रिप्लेस किया जाता है एक पॉलीइथिलीन या फिर सिरेमिक लाइनर से। सर्जरी का गोल रहता है कि पेन को किस तरह से ख़त्म कर दिया जाए और मोबिलिटी दी जाए जॉइंट को। इस सर्जरी के बाद पेशेंट्स अच्छी तरह से वॉक कर पाते हैं। लेकिन इस सर्जरी को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसको अप्रोच कैसे करें हिप जॉइंट को, एंटीरियर अप्रोच से करें या फिर पोस्टीरियर अप्रोच से। इसी पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सी अप्रोच सिलेक्ट करनी चाहिए, अगर हम ये डिसाइड कर सकें कि दोनों में से कौन सी अप्रोच किस तरह से करी जा रही है। पोस्टीरियर अप्रोच सबसे पुराने किए जाने वाली अप्रोच है और सबसे ज़्यादा करी गई है आज तक। इस अप्रोच को कैसे किया जाता है? एक इंसिजन दिया जाता है जो कि पोस्टीरियरली इंक्लाइंड इंसिजन होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर से, और नीचे फीमर की तरफ जाता है ये इंसिजन। इसी लाइन में नीचे ग्लूटियस मैक्सिमस मसल को डिवाइड किया जाता है। मैक्सिमस मसल डिवाइड करने के बाद एक्सटर्नल रोटेटर्स दिखाई देते हैं, जिन्हें कट किया जाता है बोन से, और कट करने के बाद हम कैप्सूल तक कट करते हैं और हिप जॉइंट को एक्सपोज कर लेते हैं। हिप जॉइंट एक्सपोज करने के बाद पोस्टीरियरली ही डिसलोकेट करा जाता है हिप जॉइंट को, और हेड बाहर आ जाता है। इस अप्रोच के फ़ायदे ये हैं कि हिप जॉइंट इसमें बहुत क्लियरली विजिबल होता है। दूसरा फ़ायदा, इसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। कुछ अप्रोचेस में ग्रेटर ट्रोकेंटर या फीमर के फ्रैक्चर होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, इस अप्रोच में सबसे कम चांसेस होते हैं। और तीसरा फ़ायदा ये रहता है कि ये अप्रोच कई सालों से करी जा रही है, इसलिए सर्जन सबसे ज़्यादा इसके लिए ट्रेंड रहते हैं इस अप्रोच में। लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। इस अप्रोच के बाद में हिप जॉइंट के डिसलोकेशन के चांसेस बाकी अप्रोचेस के मुकाबले थोड़े ज़्यादा रहते हैं। करीब 1 से 3% केसेस में हिप डिसलोकेशन के चांसेस देखे गए हैं। दूसरा नुकसान ये है कि इस अप्रोच के बाद पेशेंट्स उतना कंफर्टेबली सर्जरी के एकदम बाद नहीं चल पाते। कुछ पेशेंट्स को पेन कंपेरेटिवली ज़्यादा महसूस होता है अगर हम किसी और अप्रोच के थ्रू करते हैं। तो इस अप्रोच में मसल वीकनेस भी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और थोड़ा पेन ज़्यादा रह सकता है पेशेंट को। थर्ड ये है कि इस अप्रोच के बाद हमें हिप जॉइंट को एक स्पेसिफिक मूवमेंट उसकी अवॉइड करनी पड़ती है। हिप जॉइंट का इंटरनल रोटेशन अवॉइड करने के लिए पैरों को खोल के रखना पड़ता है करीब 4 से 6 हफ्तों के लिए, जिससे कि हिप जॉइंट डिसलोकेट के चांसेस कम से कम रहे। ये था पोस्टीरियर अप्रोच की डिटेल की, इसका करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। अब हम बात करेंगे एंटीरियर अप्रोच के बारे में। एंटीरियर अप्रोच या डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच, इस अप्रोच में सबसे खास बात यह है कि कोई भी मसल नहीं काटी जाती, और इसको एक मसल स्पेयरिंग अप्रोच भी बोलते हैं। तो कैसे किया जाता है? इसके लिए एक छोटा सा इंसिजन दिया जाता है 8 से 10 सेंटीमीटर का, जिसे बिकनी इंसिजन भी बोलते हैं। इस इंसिजन के बाद 2 मसल्स के बीच में इंटरवल्स बना के हिप जॉइंट तक पहुंचा जाता है। इस अप्रोच के दौरान किसी भी मसल को नहीं काटा जाता और हिप जॉइंट को एंटीरियरली डिसलोकेट करके हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कंप्लीट करी जाती है। इस अप्रोच के क्या फ़ायदे हैं? पहली बात तो कोई मसल काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो पेशेंट्स की रिकवरी बहुत अच्छी होती है। पेशेंट सर्जरी के बाद 6-7 घंटे बाद ही चल पाते हैं, और करीब 5-6 दिन बाद पेशेंट्स को देखा जाता है कि वो बिना किसी वॉकिंग एड, किसी तरह के वॉकर या फिर क्रचेस के बिना ही आराम से चल पाते हैं। इस अप्रोच के बाद पेशेंट्स का डिसलोकेशन के चांसेस बहुत कम रहते हैं कि हिप जॉइंट डिसलोकेशंस, जो कि पोस्टीरियर अप्रोच में कॉमन है, इस अप्रोच में हिप जॉइंट डिसलोकेशन के चांसेस ना के बराबर हैं।
और कुछ केसेस में जो हमें हिप जॉइंट को अलग अलग पोजीशंस में रखना पड़ता था पोस्टीरियर अप्रोच में, इस अप्रोच के बाद पेशेंट्स को कोई रेस्ट्रिक्शंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कि इस अप्रोच को हम बहुत ख़राब तरह के हिप्स के लिए, जिनमें बहुत स्टिफ हिप है या फिर डिफॉर्मिटी बहुत सीवियर है, उन केसेस में यूज़ नहीं कर पाते हैं। कभी कभी इस अप्रोच में फीमर फ्रैक्चर या फिर लैटरल फीमर फ्रैक्चर होने के चांसेस भी रहते हैं, जो कि अब आजकल टेक्निकल एडवांसमेंट्स के साथ वो बहुत कम हो चुका है और बहुत रेयर हो चुका है कि फीमर का कोई फ्रैक्चर हो। तीसरी चीज़, एक नर्व होती है लैटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व, उस नर्व के कंप्रेशन के चांसेस रहते हैं इस तरह के अप्रोच में। करीब 10 से 20% केसेस में देखा गया है कि लैटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व का परमानेंट या फिर टेम्पररी कंप्रेशन होने के कारण उसके कुछ समय के लिए उसका फंक्शन लॉस हो जाता है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये बहुत टेक्निकली डिमांडिंग अप्रोच है और सर्जन्स को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक इसकी ट्रेनिंग चाहिए होती है, जिससे कि डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच को कंफर्टेबली कर पाएँ। अब अगर हम एक साइड बाय साइड कंपैरिजन देखें एंटीरियर और पोस्टीरियर अप्रोच के बारे में, तो हमें ये कुछ डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। जैसे कि इंसिजन हिप जॉइंट का आगे की तरफ रहता है एंटीरियर अप्रोच में, और पोस्टीरियर अप्रोच में यही इंसिजन पीछे की तरफ हो जाता है। मसल्स को काटने की जरूरत पड़ती है कि नहीं देखा जाए तो एंटीरियर अप्रोच में मसल्स बिल्कुल नहीं काटनी पड़ती, मसल स्पेयरिंग अप्रोच बोलते हैं। और पोस्टीरियर अप्रोच में हमें शॉर्ट एक्सटर्नल रोटेटर्स को कट करना पड़ता है, जिन्हें वापस रीअटैच करना पड़ता है। शुरुआती दर्द देखें तो एंटीरियर अप्रोच में बहुत कम दर्द रहता है और पोस्टीरियर अप्रोच में कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा दर्द रहता है शुरुआत के 4 से 6 हफ्ते के लिए। हिप प्रिकॉशंस देखें तो बिल्कुल ना के बराबर प्रिकॉशंस की ज़रूरत पड़ती है एंटीरियर अप्रोच के केसेस में, लेकिन पोस्टीरियर अप्रोच में शुरुआत के 6 से 12 हफ्ते के लिए थोड़े प्रिकॉशंस मैंडेटरी होते हैं। अगर डिसलोकेशन का रिस्क देखें तो 0.5 से 1% तक का ही डिसलोकेशन का रिस्क रहता है एंटीरियर अप्रोच के केसेस में, वहीं पोस्टीरियर अप्रोच में अबाउट 1 to 3% चांसेस रहते हैं हिप डिसलोकेशन के। लेकिन बिना सहारे चलने के बारे में बात करी जाए तो बहुत जल्दी ही एंटीरियर अप्रोच के पेशेंट्स चल पाते हैं, दिनों से लेकर हफ्ते तक, और पोस्टीरियर अप्रोच के पेशेंट्स में 3 से 6 वीक्स तक पेशेंट को सहारे की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर हम लॉन्ग स्टैंडिंग रिजल्ट देखें, लंबी उम्र तक कैसे रिजल्ट्स रहते हैं, तो दोनों में ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग। अगर लंबी स्टडीज़ करी जाएँ तो दोनों के अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं देखा जाता है। सर्जन लर्निंग कर्व की बात करें तो एंटीरियर अप्रोच में ये अप्रोच करनी ज़्यादा मुश्किल रहती है सर्जन्स के लिए, और पोस्टीरियर अप्रोच जो कि बहुत लंबे टाइम से की जा रही है अप्रोच, तो काफ़ी आसानी से करने वाली अप्रोच है पोस्टीरियर अप्रोच। दोनों अप्रोचेस में 15 से 20 साल बाद भी 95% से ज़्यादा हिप्स परफेक्टली काम करते हैं। फ़र्क सिर्फ पहले कुछ महीनों में ही होता है। दोनों अप्रोचेस में अगर 15 से 20 साल तक के रिजल्ट्स देखे जाएँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों अप्रोचेस बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। फ़र्क शुरुआत के समय का होता है। शुरुआत में जो पेन होता है वो एंटीरियर अप्रोच के केसेस में कम रहता है। शुरुआत में प्रिकॉशंस होते हैं वो एंटीरियर अप्रोच के पेशेंट्स को कम फॉलो करने पड़ते हैं, बट डेफिनेटली सर्जन के लिए एंटीरियर अप्रोच करना कंपैरेटिवली ज़्यादा मुश्किल रहता है पोस्टीरियर अप्रोच के मुकाबले। अब असली सवाल ये है कि आपके लिए कौन सी अप्रोच ठीक रहेगी। इसके लिए आपको अपने सर्जन से बात करनी पड़ेगी, सर्जन के साथ आपको बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा बात करते समय। सबसे पहली चीज़, आपकी डिफॉर्मिटी कितनी पुरानी है, आपका हिप जॉइंट कितना ज़्यादा स्टिफ है। अगर डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिफॉर्मिटी है और बहुत स्टिफ है हिप आपका, तो मैं ये समझता हूँ कि पोस्टीरियर अप्रोच आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगी। पोस्टीरियर अप्रोच या फिर और लैटरल अप्रोचेस भी हैं, वो भी यूज़ करी जा सकती है। एंटीरियर अप्रोच के केस में, इस तरह के केसेस में फ्रैक्चर होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं और इवन हिप जॉइंट को अप्रोच करना भी मुश्किल हो जाता है कई बार इतनी ज़्यादा सीवियर डिफॉर्मिटीज़ में। दूसरा सवाल, आप अगर ओवरवेट हैं, आपकी बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है और फैटी है आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा, उन केसेस में भी कई बार एंटीरियर अप्रोच में बहुत अच्छी एक्सेसिबिलिटी नहीं रहे। ऐसे केसेस में पोस्टीरियर अप्रोच ज़्यादा बेहतर रहती है। तीसरी बात, आप अपने सर्जन से ज़रूर डिस्कस करिएगा कि आप कितने केसेस रेगुलरली एंटीरियर हिप रिप्लेसमेंट से कर रहे हैं। अगर आपके सर्जन एंटीरियर हिप अप्रोच के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है तो पोस्टीरियर अप्रोच के लिए ही ऑप्ट करिएगा। एक रेगुलरली पोस्टीरियर अप्रोच से करने वाला सर्जन बहुत अच्छी सर्जरी कर सकता है कंपेरेटिव टू अ नए, बिल्कुल एक न्यूली कोई टेक्निक सीख कर अगर कोई एंटीरियर अप्रोच करना शुरू करे, उसके मुकाबले पोस्टीरियर अप्रोच से जो रेगुलरली ऑपरेट कर रहे हैं या लेटरल अप्रोच से ऑपरेट कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छी सर्जरी कर पाएंगे। तो इन बातों को ज़रूर ध्यान रखिएगा जब भी आप सर्जरी को ऑप्ट करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर
आप इंटीरियर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कराना चाहते हैं, आपका हिप जॉइंट बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, एक नॉर्मल टाइप ऑफ आर्थराइटिस ही है, तो इस तरह के केसेस में इंटीरियर हिप रिप्लेसमेंट करी जा सकती है। बट आपके सर्जन जो हैं वो पूरी तरह से ट्रेंड होने चाहिए उस सर्जरी के लिए। इंटीरियर हिप रिप्लेसमेंट एक बहुत अच्छी सर्जरी है। डायरेक्ट इंटीरियर अप्रोच में कोई मसल कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सर्जरी करने के लिए सर्जन भी पूरी तरह से तैयार होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इंटीरियर हो या पोस्टीरियर, दोनों ही बहुत अच्छी अप्रोचेस हैं। सही हाथों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।